भारतीय कला का परिचय जो कक्षा 11th की है उसका भाग 1 है ये। तो इसमें हमारा देखो कौन कौन से चैप्टर हैं। तो इसमें देख सकते हो फ्रेंड्स आप, इसका जो वो परिचय है, प्रस्तावना देखो, इसकी विषय सूची। फर्स्ट चैप्टर जो है वो प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र है, और दूसरा है सिंधु घाटी की कलाएं, तीसरा है मौर्यकालीन कला, और फोर्थ है भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियाँ। फिफ्थ है परवर्ती भित्ति चित्रण परंपराएं, मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला, भारतीय कांस्य प्रतिमाएं, इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कला पहलू। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमारा ये मैप आया है। इसमें देखो ये चैप्टर के बाद हमारा स्टार्ट होता है ये मैप। अब इसमें इस मैप में हमको क्या क्या दिया गया है ये देखो। एक तो दे रखा है चित्रकारी वाले क्षेत्र, दूसरा नक्काशी और चित्रकारी वाले क्षेत्र, नक्काशी वाले क्षेत्र राज्यों की राजधानियाँ और अन्य महत्वपूर्ण शहर दे रखे हैं। तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, गिलगित, गिलगित कहाँ है? श्रीनगर के जस्ट ऊपर, ये श्रीनगर है, ये कारगिल लेह है, ये यहाँ पे शिमला है, ये चंडीगढ़, दिल्ली, यमुना नदी यहाँ से ये जा रही है, अल्मोड़ा है यहाँ पर, ये नेपाल, तिब्बत, इधर चीन है हमारा, ये गंगटोक है, दिसपुर, शिलांग, ईटानगर, कोहिमा, इम्फाल। तो फ्रेंड्स ये सब जो इतनी भी हैं ये राजधानियाँ हैं। देखो इसमें बिल्कुल गिवन गया है कि राज्यों की राजधानी, ये देखो राज्यों की राजधानी। तो इसमें क्या है, ये सब राज्य की राजधानी है, अगरतला, एंजॉल, और इधर देखो कोलकाता, ये है रायगढ़, ये महानदी, भुवनेश्वर, हैदराबाद, कृष्णा नदी, बेल्लारी, ये है तिरुपति, ये चेन्नई है। उसके बाद देखो तिरुपति के नीचे चेन्नई, चेन्नई के नीचे पुदुचेरी। तो इसी तरह ये सभी राजधानियाँ, सुल्तान बेटरी, मुन्नार, और ये तेनमाला है, लक्षद्वीप है, इधर इधर तिरुवनंतपुरम है, और इधर दाविला है, श्रीलंका, माओया, डोरोवाका खंडे, कोलंबो, दादर और नगर हवेली, दमन दीप, गांधीनगर, उज्जैन, नर्मदा नदी, पंचमढ़ी, और ये कैन नदी, सागर, और ये देखो भानपुरा, कोटा, चंबल नदी यहाँ से ये जा रही है, आगरा। तो अब इसके बाद हमारा शुरू होता है ये फर्स्ट चैप्टर, प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र। तो पहले देखो इस तरह के शैल चित्र पाए गए हैं हमारे। तो यहाँ से हम अब चैप्टर शुरू करते हैं। अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को, जिसके लिए ना तो कोई पुस्तक और ना ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता है पहले के बारे में जो भी हुआ कुछ भी, तो उसके बारे में ना तो हमारे पास कोई दस्तावेज लिखित उपलब्ध है और ना ही कोई पुस्तक है। उसे हम क्या बोलते हैं? प्राक इतिहास। तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राक इतिहास कहा जाता है। पुस्तकें और दस्तावेज उपलब्ध होते भी कैसे? उस समय ना तो कागज था, ना ही कोई भाषा या लिखित शब्द। तो आप समझ सकते हो ये क्या बोल रहा है कि उस समय ना तो कोई कागज था हमारे पास और ना कोई लिखित में कोई भाषा थी हमारे पास, इसलिए हमारे पहले का इतिहास हमारे पास नहीं है। तो प्राक इतिहास को हम अक्सर प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, इसीलिए हम प्राक इतिहास को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे रहता होगा, यह विश्वास करना तब तक बहुत कठिन बना रहा जब तक कि विद्वानों ने उन स्थानों को खोजना शुरू नहीं कर दिया जहाँ प्राग ऐतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते थे। ऐसे स्थलों की खुदाई से पुराने औजारों, मिट्टी के बर्तनों, आवास स्थलों और उस काल के मनुष्यों तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं।
इन चीज़ों से प्राप्त जानकारियों को और तत्कालीन मनुष्य द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृतियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया है। इससे यह जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था और प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे। जब मनुष्य की खाना, पानी, कपड़ा तथा आवास संबंधी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होने लगी तो वे अपने विचारों और मनोभावों को अभिव्यक्त करने का भी प्रयास करने लगे। तो आप लोग सब देख सकते हो फ्रेंड्स, तो इसमें ये क्या बता रहा है कि पहले ऐसे स्थलों की खुदाई करी गई जैसे जहाँ पर हमें पहले के औजार भी मिले, मिट्टी के बर्तन, आवास स्थल मिले और मनुष्यों की, जानवरों की हड्डी भी मिली देखो वहाँ पर। तो इसी तरह कह सकते हो कि हमें किससे जानकारी मिली इन सब के बारे में, कि जो गुफाएं थी ना उनकी दीवारों पर जो आकृतियां बनी हुई हैं, उन्होंने विद्वानों ने अच्छा खासा विवरण तैयार किया उन्हीं से। तो फ्रेंड इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों का आधार बनाकर चित्र और रेखा चित्र बनाने शुरू कर दिए। और तो दीवारों पर जो उनको मिला ना उसी के आधार पर उन्होंने ये सब प्राग इतिहास काल का इतिहास बनाया था। रेखा तो और उनके माध्यम से अपने आप को, यानी अपने मनोभावों और विचारों को अभिव्यक्त करने लगे। इसी के आधार पर वो अपने अब विचारों को और उनके क्या विचार थे इन सभी को व्यक्त करने लगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल के मानव ने इन चित्रों को क्यों खींचा? शायद उस समय के मनुष्य ने अपने घरों के अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए ये भित्ति चित्र बनाए। तो आप लोग सोच सकते हो, देख जैसे हर दिवाली पे जब भी सफाई होती है तो हम अपने घरों को सजाते हैं, चित्र लगाते हैं, अच्छे अच्छे डेकोरेट करते हैं। तो इसी प्रकार से पहले के लोग भी क्या करते थे, अपने घर को बहुत अच्छा सजाने के लिए भित्ति चित्र लगाया करते थे। जैसे देखो ये सभी क्या होते हैं, भित्ति चित्र होते हैं। तो इस प्रकार के चित्र हमें उस वहाँ पहले के जो घर हुआ करते थे उनकी दीवारों पर हमें इस प्रकार के भित्ति चित्र मिले हैं। या यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने रोजमर्रों के जीवन का दृश्य अभिलेख रखने के लिए ये चित्र खींचे। जैसे कि आजकल हम में से कुछ लोग अपनी डायरी लिखते हैं। और क्या बोल रहा है ये कि शायद ऐसे भी हो सकते हैं कि अपनी यादों को बनाए रखने के लिए, क्या पता ऐसा करते हों लोग। जैसे हम अपनी डायरी में चीज़ें लिख लेते हैं तो उसी तरह उन्होंने दीवारों पर लिखा याद रखने के लिए। तो आगे है, मानव के आरंभिक विकास के इस प्राग ऐतिहासिक काल को आमतौर पर पुरापाषाण युग यानी पुराना पत्थर काल कहा जाता है। तो एक बार हम ये वाली लाइन दोबारा पढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखो, मानव के आरंभिक विकास के इस प्राग ऐतिहास काल को, तो जो प्राग ऐतिहासिक काल था, मानव का जो प्रारंभिक काल था, शुरुआत का जो काल था, उसको आमतौर पर हम क्या कहा जाते थे, पुरापाषाण युग। मतलब पाषाण युग से भी पहले का युग, यानी पुराना पत्थर काल कहा जाता है। अब देखो आगे फ्रेंड्स, प्राग ऐतिहासिक चित्रकारियाँ दुनिया के अनेक भागों में पाई गई हैं। हम वास्तव में यह नहीं जानते कि पुरापाषाण युग के मनुष्यों ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी, लेकिन हमें पता चलता है कि उत्तर पुरापाषाण काल तक आते मनुष्य के कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि हुई थी। दुनिया हुई थी दुनिया भर में इस काल की ऐसी अनेक गुफाएं पाई गई हैं जिनकी दीवारें उन जानवरों के सुंदर चित्रों से भरी पड़ी हैं जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे। वे लोग मनुष्य और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्रित करते थे और वृत्त, वर्ग, आयत जैसी अनेक ज्यामितीय आकृतियां और प्रतीक भी बनाते थे। भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वह उत्तर पाषाण काल के हैं। तो आप देखो, हम इस लाइन को दोबारा पढ़ेंगे। भारत में अब तक जो प्राचीन चित्र मिले हैं
जितने भी भारत में अब तक जितने भी प्राचीन चित्र मिले हैं वो सभी किस काल के मिले हैं? उत्तर पुरापाषाण काल के हैं। यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज वर्ष 1867-68 में पुराविद्व आर्कीवॉल्ड कार्लाइल ने स्पेन में हुई। अल्तामीरा की खोज से भी 12 वर्ष पहले की थी। कॉकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष पहले अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे थे। तो ये सभी देख सकते हो कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक स्थल जो खोले गए हैं उनमें इन सभी का हाथ है। शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर पाए गए हैं। तो आप सब देख सकते हो कि शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान में कहाँ मिले हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार कि ऐसे कई जिले हैं जिनमें हमको गुफाओं की दीवारों पर ये ऐसे चित्र पाए गए हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में भी कुछ शैल चित्र मिले हैं। अल्मोड़ा बाराछीना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सुआल नदी के किनारे स्थित लखुडियार में पाए गए शैलाश्रयों में प्राग ऐतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं। लखुडियार का शाब्दिक अर्थ है 1,00,000 गुफाएं। तो फ्रेंड्स इसको दोबारा देखो, लखुडियार का शाब्दिक अर्थ क्या है? 1,00,000 गुफाएं। यहाँ तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन अधिकतर हमारे कंपटीशन में एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए हमें ऐसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको हमें अंडरलाइन कर लेना चाहिए। और मैं आपको बार बार कहती हूँ इस बात को कि अंडरलाइन ज़रूर करें आपकी बुक में। आप भी एक बुक ऐसी लेकर बैठो या फिर इस वीडियो को डाउनलोड करो, वॉच कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे आपको ये वीडियो दोबारा मिल जाए। तो लखुडियार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 1,00,000 गुफाएं। यहाँ पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ जितने भी वो पाए गए हमें चित्र उनको 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। देखो, मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय आकृतियाँ। कौन कौन से चित्र हैं? मानव चित्र हैं, पशु के चित्र और ज्यामितीय आकृतियाँ हैं। ये चित्र सफ़ेद, काले और लाल रंगों के हैं। तो फ्रेंड इसको भी देखो आप दोबारा, चित्र किसके हैं? अधिकतर सफ़ेद, काले और लाल रंगों के हैं। इनमें मनुष्यों को छड़ी जैसे रूप में दिखाया गया है। मनुष्यों को कैसे रूप में दिखाया गया है? छड़ी जैसे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि मनुष्यों को किस रूप में दिखाया गया है? तो छड़ी जैसे रूप में। पशु चित्रों में एक लंबे थूथन वाला जानवर, एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली चित्रकारी के मुख्य विषय हैं। लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिजाइनों और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्यों में से एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है, जिसमें मानव आकृतियों को हाथ पकड़ कर नाचते हुए दिखाया गया है। सबसे आकर्षक चित्र तो यही है कि मानव को एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बने पाए गए हैं। वहाँ सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए, फिर उन पर लाल रंग के चित्र और अंत में उन पर किस रंग के बनाए गए? सफ़ेद रंग के। पहले काले, फिर लाल और फिर सफ़ेद रंग के चित्र बने हुए पाए गए हैं। तो फ्रेंड्स आज का चैप्टर हम यहीं फिर फिनिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर आप भी बोर हो जाओगे। इसलिए मैं आपको डेली इस तरह की टॉपिक में लाती रहूँगी। जब पहले मैं सबसे पहले यही बुक कंप्लीट करूँगी, तो आप लोग सब लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए और ये वाली बुक पूरी पढ़िए, कंप्लीट कर लिए। इससे हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं इसमें। और आरपीएससी जीके जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो इसी से लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरी देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को अंत तक देखें। थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत। बाय फ्रेंड्स।
हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग सही होंगे। राधे राधे। तो अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और अब हम आज यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये मेरा दूसरा ब्लॉग है, पार्ट 2 है, ये चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 है, क्योंकि यहाँ तक तो हमने कर ही दिया था। अब यहाँ से आगे पढ़ेंगे हम। कश्मीर से, ये रहा, कश्मीर से भी ऐसे दो शिलापट मिले हैं जिन पर कुछ चित्र उकेरे हुए हैं। कश्मीर से भी दो शिलापट मिले हुए हैं हम लोगों को। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवस दिया है। तो देखो क्या बोल रहा है कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों ने भी नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवस दिया है। तो मतलब नवपाषाण काल मतलब अब जो चल रहा है नया पाषाण काल। तो ग्रेनाइट की चट्टानों से ही क्या बना है, ये कैनवस बना है जो हम अब यूज़ करते हैं आजकल। यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं। इनमें तो उपयुक्त कैनवस दिया। यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं। इनमें 3 स्थल अर्थात कुपगल्लू, पिकलियाल और टेक्कलकोटा अधिक प्रसिद्ध हैं। यहाँ 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं। कुछ चित्र सफ़ेद रंग के हैं, कुछ लाल रंग के हैं और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के हैं। सफ़ेद पृष्ठभूमि पर कैसे रंग के हैं, लाल रंग के हैं। ये चित्र परवर्ती ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के हैं। इन चित्रों के विषय हैं सांड, हाथी, सांबर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकीत, मानव, त्रिशूल आदि। वनस्पतियों के चित्र बहुत ही कम पाए जाते हैं। कुप्पगल्लू के एक चित्र में एक अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। देखो, जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। परंतु सबसे अधिक और सुंदर शैल चित्र मध्य प्रदेश में विंध्याचल की श्रृंखलाओं और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में मिले हैं। सबसे सुंदर चित्र कहाँ से मिले हैं? मध्य प्रदेश में विंध्याचल की श्रृंखलाओं से और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियाँ। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो उत्तर प्रदेश में है। कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। ये पहाड़ी श्रृंखला पुरापाषाण काल और कालीन और मध्य पाषाण कालीन अवशेषों से भरी पड़ी है और वहाँ ऐसे जंगली पौधों, फलों, जलधाराओं और कंदराओं की बहुतायत है जो पाषाण काल के लोगों के रहने के लिए हर तरह से उपयुक्त थी। वहाँ के प्राकृतिक शिलाशय, चट्टानी आवास, वर्षा, बिजली की गरज, ठंड और चिलचिलाती धूप की गर्मी से बचने के लिए उन्हें पर्याप्त सहारा देते थे। इनमें सबसे बड़ा और अत्यंत दर्शनीय स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों। तो विंध्याचल की पहाड़ियाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका है। तो भीमबेटका कहाँ है? विंध्याचल की पहाड़ियों में। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लगा लीजिए। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शैलाश्रय मतलब शेल्टर मौजूद है। इनमें से 500 शैलाश्रयों में चित्र पाए जाते हैं। भीमबेटकाओं की गुफाओं की खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर V.A. वाकणकर द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स, आप ये भी ध्यान रखो, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप टिक लगा लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने और कब की थी। तो किसने की थी? डॉक्टर V.A. वाकणकर ने। और कब की थी? 1957 से 58 में की गई थी। और बाद में अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने भी उनका अनुसरण किया। वाकणकर ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए वर्षों तक इन दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का सर्वेक्षण किया। तो फ्रेंड्स, आप लोग जान सकते हो कि वाकणकर ने इतनी इतनी खोज करी थी कि काफ़ी दिन तक तो ये दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों में ही सर्वेक्षण करते रहे।
यहाँ पाए गए चित्रों के विषय अनेक प्रकार के हैं। इनमें उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाओं के अलावा धार्मिक और भव्य दृश्य चित्रित किए गए हैं, जिनमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करने, शरीर सज्जा, छद्म वेश, मुखौटा लगाने जैसी अनेक से अनेक घरेलू गतिविधियों के चित्र शामिल हैं। भीमबेटका की शिल्प कला को शैली, तकनीक और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है। रेखा चित्र तथा चित्रकारियों 7 कालावधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला काल है उत्तर पाषाण काल। पहला काल कौन सा है? उत्तर पाषाण काल युग। दूसरा मध्य पाषाण युग। तीसरा है ताम्र पाषाण युग। देखो, सबसे पहले पूरा पाषाण काल, फिर दूसरा मध्य पाषाण काल, फिर तीसरा आता है ताम्र पाषाण काल युग। इन तीनों काल अवधियों के बाद एक 4 ऐतिहासिक कालावधियां आती हैं, लेकिन यहाँ हम पहले 3 कालों का ही विवेचन करेंगे। 3 कालों का विवेचन करेंगे फ्रेंड्स। एक तो उत्तर पाषाण युग, सबसे पहला मैंने बता दिया, उत्तर पाषाण काल युग। दूसरा मध्य पाषाण काल युग, मध्य पाषाण युग। तीसरा है ताम्र पाषाण युग। तो सबसे पहले जिसको डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में चर्चा करेंगे, वो है उत्तर पाषाण युग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड। उत्तर पाषाण युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। तो फ्रेंड, ये बात भी अंडरलाइन कर लो आप लोग। उत्तर पाषाण काल युग के जो चित्र हैं वो किससे बनाए गए हैं? हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। इनमें से कुछ छड़ी जैसी पतली मानव आकृतियां हैं, लेकिन अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवरों जैसे भैंसों, हाथियों, बाघों, गैंडों और सुअरों के हैं। कुछ चित्र धवन चित्र हैं, लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से भरे हुए हैं। ऐसे चित्रों का शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया है। हरे चित्र नर्तकों के और लाल चित्र शिकारियों के हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड, हरे चित्र तो नर्तकों के हैं और लाल चित्र किसके हैं? शिकारियों के, जो शिकार करते हैं। नर्तकी जो तो नाचते हैं। फिर है मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग को इंग्लिश में बोला जाता है मेसोलिथिक पीरियड। दूसरी काल अवधि यानी मध्य पाषाण युग के चित्रों की संख्या सबसे अधिक है। इन अवधि के दौरान विषयों की संख्या कई गुना बढ़ गई, मगर चित्रों का आकार छोटा हो गया है। शिकार के दृश्यों को प्रमुखता मिल गई है। शिकार के दृश्यों में लोगों को समूह बनाकर कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्रों में आदि मानवों को जाल, फंदे लेकर या गड्ढे आदि खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, पहले किस तरह लोग शिकार करते थे। शिकारियों को साधारण कपड़े और गहने पहने हुए चित्रित किया गया है। कुछ चित्रों में मनुष्यों को सुंदर कपड़ों में सजा हुआ है और कुछ में मुखौटा पहने हुए भी दर्शाया गया है। कुछ चित्रों में हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सुअर, बारहसिंगा, हिरन, तेंदुआ, चीता, गैंडा, मछली, मेंढक, छिपकली, गिलहरी जैसे छोटे बड़े जानवरों को और पक्षियों को भी चित्रित किया गया है। मध्य पाषाण काल के कलाकार जानवरों को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। कुछ चित्रों में जानवरों को मनुष्यों का पीछा करते हुए दिखाया गया है। कुछ और चित्रों में मनुष्यों द्वारा जानवरों का पीछा करके शिकार करते हुए दिखाया गया है। कुछ जानवरों के चित्रों में विशेष रूप से शिकार के दृश्यों में मनुष्य को जानवरों से डरते हुए भी दिखाया गया है, लेकिन बहुत से चित्रों में मनुष्य को जानवर के प्रति प्यार और सौहार्द का भाव भी प्रदर्शित करते हुए भी चित्रित किया गया है। तो फ्रेंड्स देखो, मनुष्य हमेशा जानवरों से प्यार भी करता है और नफरत भी। जैसे कि कई को पालतू भी बना लेता है, कईयों को मारता भी है। तो इस तरह से पहले भी ये सब हुआ करता था। तथा कुछ ऐसे भी चित्र हैं जिनमें प्रमुख रूप से जानवर ही उकेरे गए हैं। यद्यपि जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में ही चित्रित किया गया है, मगर मनुष्यों को साज सज्जा के साथ सुरुचिपूर्ण
रीति से प्रस्तुत किया गया है। स्त्रियों को निर्वस्त्र और सवस्त्र दोनों ही रूपों में चित्रित किया गया है। इन चित्रों में बूढ़े और जवान सभी को समान रूप से स्थान दिया गया है। बच्चों को दौड़ते, भागते, उछलते, कूदते और खेलते हुए दर्शाया गया है। सामूहिक नृत्य इन चित्रों का आम विषय रहा है। पहले फ्रेंड देखो सामूहिक नृत्य किया जाता था, तो यह भी एक आम विषय रहा था इन लोगों में। परंतु ऐसे भी चित्र हैं जिनमें लोगों को पेड़ों से फल और शहद इकट्ठा करते हुए और स्त्रियों को अनाज पीसते हुए और खाना बनाते हुए दिखाया गया है। तो फ्रेंड जो पहले होता था वो अभी भी होता है, क्योंकि अब भी शहद काफ़ी इकट्ठा किया जाता है हमारे यहाँ, और स्त्रियाँ हमेशा अनाज वगैरह पीसती हैं और खाना बनाती हैं। बस यहीं तक नहीं है सीमित, अब तो स्त्रियाँ बहुत आगे तक निकल चुकी हैं। कुछ शैल चित्रों में मनुष्य और स्त्रियों और बच्चों को एक साथ दिखाया गया है, मानो वे एक ही परिवार के सदस्य हों। अनेक शैलाशियों में हम हाथ और मुट्ठी की छाप पाते हैं, तो कुछ में अंगुलों के सिरों से बने निशान। भीमबेटका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे, जिनमें काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा और सफ़ेद रंगों के विभिन्न रंग शामिल थे। लेकिन सफ़ेद और लाल उनके अधिक पसंदीदा रंग थे। रंग और रजक द्रव्य विभिन्न चट्टानों और खनिजों को कूट पीस कर तैयार किए जाते थे। लाल रंग हिरमच, जैसे गेरू भी कहा जाता है, गेरू कहा जाता है हिरमच को, जो अब गेरू है उसे पहले क्या कहा जाता था, हिरमच से बनाया जाता था। हरा रंग कैल्सेडोनी नामक पत्थर की हरी किस्म से तैयार किया जाता था। तो हरा रंग फ्रेंड्स किससे तैयार किया जाता था, कैल्सेडोनी नामक एक पत्थर था, हरे रंग के किस उससे तैयार किया जाता था। सफ़ेद रंग संभवतः चूना पत्थर से बनाया जाता था। रंग बनाने के लिए पहले खनिज की चट्टान के टुकड़ों को कूट पीस कर पाउडर जैसा बना लिया जाता था। फिर उसमें कुछ पानी और गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जैसे कि जानवरों की चर्बी या पेड़ों से निकाला गया गोंद या राल मिला लिया जाता था। इस प्रकार रंग तैयार किया जाता था। तो फ्रेंड्स आप ये बात ध्यान रखो, देखो रंग कैसा बनाया जाता था पहले, तो शायद अभी भी ऐसे बनाया जाता होगा कलर उसे। अब देखो क्या होता है, फिर उसमें कुछ पानी और गाढ़ा पदार्थ मिल जाना, जानवरों की चर्बी, पेड़ों से निकाला गया गोंद, ये इस तरह का। इस प्रकार रंग तैयार किए जाने के बाद उसे पेड़ की पतली रेशेदार टहनियों से बने ब्रश, तो फ्रेंड ब्रश किससे बनता है, पेड़ों की पतलीदार रेशेदार टहनियों से, का प्रयोग करते हुए चित्र आदि बनाए जाते थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि हजारों साल पहले बनाए गए इन चित्रों के रंग हवा पानी की मार को झेलने के बाद आज भी बरकरार है। यह समझा जाता है कि रंग अब तक इसलिए अक्षुण्ण रहे क्योंकि चट्टानों की सतह पर जो ऑक्साइड मौजूद थे, उनके साथ इन रंगों की रासायनिक प्रतिक्रिया ने इन्हें स्थायी बना दिया है। यहाँ कलाकारों ने अपने चित्र इन शैलाशियों की सतह, दीवारों और भीतरी छतों पर बनाए। कुछ चित्र तो ऐसी गुफाओं या शैलाशियों से मिले हैं जहाँ लोग रहते थे, लेकिन कुछ चित्र ऐसी जगहों से भी मिले हैं जहाँ शायद लोग कभी नहीं रहे होंगे। संभवतः इन स्थलों का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। शैलाशियों में पाए गए कुछ अत्यंत सुंदर चित्र बहुत ऊंचे स्थान पर या शैलाशियों की छत के पास बने हुए हैं। प्रश्न उठता है कि आदिकालीन मानवों ने चट्टानों में ऐसे असुविधाजनक स्थानों पर यह चित्र क्यों बनाए। शायद ये चित्र बहुत दूर से लोगों के ध्यान का आकर्षित करने के लिए ऊंचाई पर बनाए गए थे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप, इसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें गई हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस ब्लॉग में बने रहना फ्रेंड्स। इससे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और आप भी पढ़ोगे और मैं भी पढ़ूँगी, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी भी जीके के क्वेश्चन बहुत क्लियर हो जाएंगे और बुक भी आपकी कंप्लीट होती जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स जो भी इस वीडियो में बन रहा है वो पूरी वीडियो देखें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो ये पार्ट सेकंड है। यहाँ देखो, यहाँ कलाकारों ने अपने चित्र इन शैलाशियों की सतहों, दीवारों और, चलो अब फ्रेंड हम कल यहाँ से पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा और रह रहा है ये
कल हम पूरा कर देंगे, ये हो जाएगा फ्री। उसके बाद हम ये दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। देखो, सिंधु घाटी की कलाएं। हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? जय माता दी। तो फ्रेंड्स, कल हमने यहाँ तक पूरा पढ़ लिया था। यहाँ तक नहीं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि आकर्षित करने के लिए ऊंचाई पर बनाए गए थे। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप डेली इस ब्लॉग में बने रहे करो, क्योंकि मैं डेली एक क्लास डालती हूँ। ये बुक कंप्लीट होने के बाद मैं दूसरी किताब भी डालूँगी। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग को पूरा देखें, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप बीच बीच में से देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल ऊपर से उड़ेगा सब कुछ। तो फ्रेंड्स, इसलिए ज़रूरी है कि आप डेली ब्लॉग में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखें। चलो, अब हम शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास। ये चित्र हालांकि बहुत पुराने ज़माने के हैं, पर इनमें चित्रात्मक गुणों और विशेषताओं की कोई कमी नहीं है। कार्य करने की प्रतिकूल परिस्थितियों, औजारों तथा सामग्रियों आदि की कमी होते हुए भी इन चित्रों में तत्कालीन पर्यावरण के सामान्य दृश्य आकर्षक रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग बहुत साहसी थे और अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। पशुओं को तो वास्तविकता से भी अधिक तगड़ा और रौबदार दिखाया गया है। देखो, पशुओं को तो बहुत अधिक तगड़ा बताया गया है और रौबदार दिखाया गया है। यह भी प्रतीत होता है कि आदिकालीन रूपदार दिखाया गया है। यह भी प्रतीत होता है कि आदिकालीन कलाकारों में कहानी कहने सुनने की गहरी रुचि थी। इन चित्रों में बड़े ही नाटकीय रूप से मनुष्य और जानवरों के स्वयं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत दिखाया गया है। देखो, मनुष्य और जानवरों में दोनों में ही नाटकीय रूप को स्वयं जीवित रखने के लिए दिखाया गया है। एक दृश्य में कुछ लोगों को पाषाण युग के चित्रों में शिकार के दृश्य बहुलता में पाए जाते हैं। यह ऐसा ही एक दृश्य है जिसमें लोगों का एक समूह भैंसे को मारते हुए दिखाया गया है। देखो फ्रेंड्स, ये चित्र है जिसमें जानवरों को मारा जा रहा है। तो ये लोग पहले बहुत शिकार करते थे। अब इतना नहीं होता, लेकिन पहले के लोग बहुत ज़्यादा शिकारी थे। कुछ घायल व्यक्तियों को इधर उधर पड़ा दर्शाया है। यह चित्र अंकन की कला में श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हैं। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले के लोग क्या करते थे, जो डांस करते थे ना, नाचते थे, नृत्य करते थे, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर नृत्य करते थे। और ये वही हमारा चित्र है, देख लीजिए फ्रेंड्स। इस दृश्य में एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करती हुई आकृतियां दिखाई गई हैं। वस्तुतः यह एक ऐसा विषय है जिसे बार बार दोहराया गया है। नृत्य का यह दृश्य हमें उत्तराखंड के लखुड़ियार के पाषाण दृश्य की याद दिलाता है। जंगली सांड का शिकार करते हुए दिखाया गया है और इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लोग घायल होकर इधर उधर पड़े हैं। एक अन्य दृश्य में एक जानवर को मौत की पीड़ा से तड़पते हुए और शिकारियों को खुशी से उसके चारों ओर नाचते हुए दिखाया गया है। देखो फ्रेंड्स, कैसे निर्दयी लोग थे पहले, मतलब जानवर को मार के और उसके पीछे आसपास चारों ओर नाचते हैं। तो हमें ये बॉक्स भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स, जो ऐसे बॉक्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनमें वो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम भी आज पढ़ लेते हैं। आज भी अनेक आदिम जाति के लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। वे जन्म, मृत्यु, वयस्कता, प्राप्ति और विवाह आदि के समय संपन्न की जाने वाली धार्मिक और सामाजिक क्रियाओं को चट्टानों पर चित्रित और उत्कीर्णित करते हैं। वे शिकार के लिए जानवरों को आकर्षित करने के लिए मुखौटे पहनते हैं और उन्हें मार डालने के बाद खुशी से उनके चारों ओर नाचते हैं। फ्रेंड्स, जो पहले लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, अपनी याद को यादगार बनाने के लिए पत्थरों पर लिख देते थे उन चीज़ों को। मैंने पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। ऐसे चित्रों से प्रकट होता है कि मनुष्यों में जानवरों पर अधिकार रखने का भाव हो गया था। यहाँ अकेले जानवरों के चित्र बनाए गए हैं। उनमें आदिकालीन कलाकार
की उत्कृष्ट चित्रण कला स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। ऐसे चित्रों में रंग सामंजस्य और समानुपात दोनों का यथार्थ एवं संतुलित मिश्रण दिखाई देता है। एक दिलचस्प बात यह है कि शैल कला के अनेक स्थलों पर अक्सर नए चित्र पुराने चित्रों पर बनाए गए हैं। भीमबेटका में कुछ स्थानों पर चित्रों की 20 परतें तक है। देखो भीमबेटका में कुछ स्थानों पर चित्रों की 20 परतें तक हैं जो एक दूसरे पर बनाए गए हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि कलाकार एक ही स्थान पर बार बार चित्रित क्यों बनाते थे, या ये बात भी सही है। इसका कारण एक तो यह हो सकता है कि जब किसी कलाकार को अपनी रचना पसंद नहीं आती थी तो वह उस पर अपनी दूसरी रचना चित्रित कर लेता था। ये भी हो सकता है, ये भी सही है फ्रेंड्स। दूसरा कारण यह हो सकता है कि वे चित्र और स्थान पवित्र या विशिष्ट माने जाते थे और उन पर कलाकार बार बार चित्र बनाते थे। यह भी संभव है कि भिन्न अलग अलग पीढ़ियों के लोगों ने अलग अलग समय पर एक ही क्षेत्र में ये चित्र बनाए थे। इन प्राक ऐतिहासिक चित्रों से हमें तत्कालीन मनुष्य, उनकी जीवन शैली, उनका खान पान, उनकी आदतों, उनकी दैनिक गतिविधियों और यहाँ तक कि उनके मन मस्तिष्क तथा चिंतन को जानने समझने में सहायता मिलती है। प्रागैतिहासिक काल के अवशेष विशेष रूप से अनेक प्रकार के पत्थरों के हथियार, औजार, मिट्टी के खिलौने और हड्डियों के टुकड़े मानव सभ्यता के विकसित के महान साक्ष्य हैं। तो पहले देखो फ्रेंड्स, औजार, मिट्टी के खिलौने, ये हड्डियों के टुकड़े मानव सभ्यता का बहुत विकास महान साक्ष्य हैं। तथापि उन सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो ये शैल चित्र हैं जो आदिकालीन मानव हमारी अमूल्य धरोहर के रूप में हमारे लिए छोड़ गया है। ये बात भी सही है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म। अब ये अभ्यास के क्वेश्चन है। आपके विचार से प्रागैतिहासिक काल के लोग अपने चित्रों के लिए विषयों को चुनाव किस प्रकार करते थे। तो फ्रेंड्स देखो, अब हमारा पार्ट ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट अब हम कल पढ़ेंगे। आज बस यहीं तक बहुत है। देखो फ्रेंड्स, उसके बाद ये मैप है जो यहाँ अफ़गानिस्तान है, पेशावर, श्रीनगर, मांदा, गुमला। तो फ्रेंड्स, ये जो मैप है वो सिंधु घाटी स्थानों का मानचित्र है। प्राचीन नगर, आधुनिक नगर, प्राचीन नगर और आधुनिक नगर इस पर दर्शाए गए हैं। प्राचीन जो नगर है वो तो एक डॉट में दिखाए गए हैं और जो आधुनिक नगर है वो इस तरह से हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये मैप है और कल से हम ये दूसरा चैप्टर शुरू कर देंगे। दूसरा पार्ट है सिंधु घाटी की कलाएं। तो फ्रेंड्स, अब यहीं स्टॉप करते हैं इस टॉपिक को। बाय बाय, कल मिलते हैं। और आप लोग इस ब्लॉग में बने रहा करो क्योंकि मैं डेली एक ब्लॉग डालती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को पूरी लिया करो, क्योंकि बीच बीच में छोड़ के लोगों तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर आप पूरा चैप्टर मतलब डेली क्लास लोगे, डेली इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को कि आपने मेरी वीडियो देखी। बाय।